वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रभाविता एवं प्रबलता में अंतर को समझेंगे, अर्थात एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस में अंतर को समझेंगे। प्रभाविता वाला जो कंसेप्ट है ये मटर के पौधों में जो जीन होते हैं जो कि मेंडल ने बताए थे उन पर ये लागू होता है, अर्थात एक से अधिक लक्षणों के लिए एक से अधिक प्रकार के जीन होते हैं और प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन जोड़ा होता है जिसमें एक प्रभावी जीन होता है और एक अप्रभावी जीन होता है। प्रभावी जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है और अप्रभावी जीन जब अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होता है तब वह व्यक्त होता है। तो दोनों ही जीन, एक ही लक्षण के दोनों जीन, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, जब साथ में उपस्थित होते हैं तो ये कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को छिपा देता है और वह दूसरा जीन तब अभिव्यक्त होता है जब वह होमोजाइगस कंडीशन में होता है, अर्थात जिस अप्रभावी जीन होता है वह, जिसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रभाविता वाले चैप्टर को जब समझना है तो हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, टाईहाइब्रिड क्रॉस को ध्यान में रखेंगे और एपिस्टेसिस जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, यहाँ पर एक ही लक्षण के लिए दो जीन होते हैं और वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर एक जीन जोड़ी यहाँ नहीं होती, यहाँ पर दो जोड़ी जीन भाग लेते हैं। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि इसमें एक जोड़ी जीन भाग लेते हैं जिसमें अन्योन्य क्रिया नहीं होती है और इसमें अन्योन्य क्रिया होती है और यहाँ पर जीनों की दो जोड़ियाँ भाग लेती हैं, अर्थात दो जीन भाग लेते हैं। ठीक है, इसको एक डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ पर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से प्रभाविता को समझते हैं। प्रभाविता में क्या होता है कि यहाँ पर एक लक्षण के लिए एक जीन जोड़ी भाग ले रही है, जैसे कि यहाँ पर बीज, मटर का बीज है जिसमें मटर के बीज का आकार है। मटर के बीज के आकार के लिए यहाँ पर एक जीन जोड़ी है आर, जो कि गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। गोल आकार के लिए यहाँ पर प्रभावी जीन है कैपिटल आर और झुर्रीदार आकार के लिए यहाँ पर एक अप्रभावी जीन है स्मॉल आर। तो कैपिटल आर जब साथ में रहेंगे तो गोल लक्षण व्यक्त होगा, स्मॉल आर साथ में रहेगा तो यहाँ पर झुर्रीदार लक्षण व्यक्त होगा। लेकिन जब कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ होगा तो यहाँ पर ये प्रभावी जीन अपने आप को व्यक्त करेगा, अप्रभावी जीन का लक्षण यहाँ पर व्यक्त नहीं होगा। अर्थात इस तरह की स्थिति में हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर बीज का जो आकार है वो गोल ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्रभावी जीन इसके साथ है। तो यहाँ हम समझें कि आर जीन वाई जीन के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, ना ही आर जीन के साथ में कोई इंटरेक्शन कर रहा है, बल्कि यहाँ पर आर जीन वाई जीन के साथ तो कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल आर है स्मॉल आर के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, केवल यहाँ पर कैपिटल आर अपने लक्षण को व्यक्त कर रहा है और स्मॉल आर व्यक्त नहीं कर पा रहा है। स्मॉल आर जीन अपने आप को कब व्यक्त करेगा? जब यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, अर्थात स्मॉल आर, तो यहाँ पर झुर्रीदार आकार का बीज हमें देखने को मिलेगा। उसी तरह से बीज का रंग है, बीज का रंग भी यहाँ पर एक तो हरा है और एक पीला है। तो पीले रंग के लिए जिम्मेदार जीन है वाई, जो कि यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में है और जिसके कारण बीज का रंग यहाँ पर पीला है। अगर यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तब भी यहाँ पर बीज का रंग हमें पीला देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाई जीन प्रभावी है और स्मॉल वाई जीन अप्रभावी है। तो स्मॉल वाई अपने आप को कब अभिव्यक्त करेगा? जब यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, अर्थात स्मॉल वाई, तब बीज का रंग कैसा होगा? हरा होगा। कहने का अर्थ है कि आर जीन वाई जीन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, कोई अंतःक्रिया आर और वाई जीन में नहीं हो रही है।
ना ही आर और आर जीन में हो रही है। यहाँ पर एक जीन दूसरे अप्रभावी एलील की अभिव्यक्ति को दबा रहा है। यहाँ पर एक ही जीन है जिसका एक एलील यहाँ पर डोमिनेंट है और एक यहाँ पर रेसेसिव है। तो डोमिनेंट जो जीन है कैपिटल आर, यह उसी के अप्रभावी एलील स्मॉल आर की अभिव्यक्ति को यहाँ पर दबा रहा है। अर्थात यहाँ पर बीच के आकार का जीन आर बीच के रंग के जीन वाई के साथ में किसी प्रकार का यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं करता है, जिसके कारण यहाँ पर किसी प्रकार का हमें मिक्सचर ऑफ फिनोटाइप देखने को नहीं मिलता है। अर्थात ये दोनों ही लक्षण आपस में मिश्रित नहीं होते हैं और ना ही यहाँ पर एक ही लक्षण के दो विपर्यायी रूप आपस में मिश्रित होते हैं। अर्थात जैसे गोल लक्षण के लिए यहाँ पर कैपिटल आर है और झुर्रीदार लक्षण के लिए यहाँ पर स्मॉल आर है। जब यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे तब भी हमें किसी प्रकार का मिश्रित लक्षण प्रारूप देखने को नहीं मिलेगा, मिक्सचर ऑफ फिनोटाइप देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि हमने सह प्रभाविता में मिराबिलिस जलापा में देखा था, जहाँ पर मिराबिलिस जलापा में दो जनक थे, एक लाल फ्लावर और एक सफ़ेद फ्लावर वाला पौधा था। लाल पुष्प के लिए यहाँ पर होमोजाइगस कैपिटल प्रभावी जीन था और सफ़ेद पुष्प के लिए यहाँ पर अप्रभावी होमोजाइगस स्मॉल आर जीन था। जब इनमें संकरण होता है तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमें पिंक फ्लावर देखने को मिलता है। अर्थात इन दोनों फिनोटाइप का यहाँ पर हमें मिश्रण देखने को मिलता है, जो कि प्रभाविता में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रभाविता में एक लक्षण के लिए एक जीन जोड़ी भाग लेती है और उसमें किसी प्रकार की अन्योन क्रिया नहीं होती है, ना ही दो अलग अलग लक्षण के जीनों के बीच में और ना ही एक लक्षण के दो विकल्पियों के बीच में किसी प्रकार की अन्योन क्रिया नहीं होती। जबकि यहाँ पर अन्योन क्रिया होती है, इसमें एक लक्षण के लिए दो जीन जोड़ी भाग लेती हैं जो आपस में अन्योन क्रिया करते हैं और हमें मिक्सचर ऑफ फिनोटाइप भी देखने को मिलता है। अर्थात लक्षण प्रारूप का मिश्रण भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। जैसे कि जब हम रेसेसिव एपिस्टेसिस की बात करते हैं तो हम ब्लैक चूहे और एल्बिनो के बीच में जब हम संकरण कराते हैं तो हमें एक एगोटी चूहा देखने को मिलता है। यह एगोटी चूहा हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक कलर के लिए यहाँ पर कैपिटल सी जीन है और यहाँ पर एल्बिनो के लिए जो कैपिटल ए जीन है, जब ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में जब ये एक साथ होते हैं कैपिटल सी कैपिटल ए, तो ये आपस में इंटरेक्शन के कारण इन जीनों की यहाँ पर एगोटी कलर देखने को मिलता है हमें चूहों में। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर जीन इंटरेक्शन होती है, जीनों के बीच में अन्योन क्रिया होती है। दूसरा, प्रभाविता में अंतर हम देखें तो इसमें जीन स्वयं के युग्म विकल्पी की अभिव्यक्ति को रोकता है, जैसा कि हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा कि कैपिटल आर जीन स्मॉल आर की अभिव्यक्ति को रोक रहा था। ठीक है, कैपिटल वाई जीन स्मॉल वाई जीन की अभिव्यक्ति को रोक रहा था। तो यहाँ पर जब एक प्रभावी जीन अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ उपस्थित होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो वह अप्रभावी जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है। अप्रभावी जीन अपने आप को कब अभिव्यक्त कर पाता है? जब वह होमोजाइगस कंडीशन में होता है। और यहाँ पर अगर हम प्रबलता की बात करें तो प्रबलता में एक जीन जोड़ी दूसरी जीन जोड़ी की अभिव्यक्ति को रोकती है। अर्थात यहाँ पर एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन है और एक से अधिक जीन जोड़ियाँ हैं, तो एक जीन की पूरी जोड़ी ही दूसरी जीन की जोड़ी पर प्रभावी या अप्रभावी होती है। यहाँ पर हम एक जीन के विकल्पियों की बात कर रहे हैं, एलील की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक जीन जोड़ी दूसरी जीन जोड़ी पर प्रभावी है। तो यहाँ पर अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर भी एक विकल्पी प्रभावी होता है दूसरे विकल्पी पर, जिसको हम प्रभावी कहते हैं, और यहाँ पर एक जीन जोड़ी प्रभावी होती है दूसरी जीन जोड़ी पर, जिस जीन को हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। तीसरा अंतर यहाँ पर यह है कि इसमें प्रभावी युग्म विकल्पी द्वारा अप्रभावी युग्म विकल्पी पर प्रभाव उत्पन्न होता है। अर्थात वही बात हो गई कि इसमें जो प्रभावी एलील है वह अप्रभावी एलील के लक्षण को व्यक्त नहीं होने देता, वह उस पर प्रभाव जमाता है, अर्थात अपने आप को व्यक्त करता है और उसका जो अप्रभावी
युग्म विकल्पीय उसके लक्षण को दबा देता है। दूसरा, प्रबलता में क्या होता है कि इसमें प्रभावी और अप्रभावी एलील प्रबल जीन द्वारा संनिमित किए जाते हैं। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं दो प्रकार की एपिस्टेसिस। एक रेसेसिव एपिस्टेसिस होती है जिसमें एक रेसेसिव जीन एक डोमिनेंट जीन पर भी प्रभावी होता है। मतलब रेसेसिव जीन यहाँ पर डोमिनेंट जीन पर भी अपने प्रभाव व्यक्त करता है और एक डोमिनेंट जीन रेसेसिव जीन पर भी अपना प्रभाव व्यक्त करता है। जब हम प्रभावी प्रबलता पढ़ते हैं तो इसमें एक प्रभावी जीन होता है जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति को दबा देता है। वहीं जब हम रेसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ते हैं तो एक रेसेसिव जीन भी है जो होमोजाइगस कंडीशन में अन्य सभी जीनों की अभिव्यक्ति को संदमित कर देता है, चाहे वह जीन प्रभावी ही क्यों ना हो। ठीक है ना। तो इसको जब आप पढ़ेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रेसेसिव एपिस्टेसिस, तब आप इसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रभावी जीन है वह भी संदमन कर रहा है अन्य जीनों का, और जो अप्रभावी जीन है जो कि होमोजाइगस कंडीशन में होता है तब यह जीन भी एक एपिस्टेसिस प्रदर्शित करता है, प्रबलता प्रदर्शित करता है और अन्य जीनों की अभिव्यक्ति को संदमित कर देता है। तो यहाँ पर दोनों ही जीन, प्रभावी जीन भी होते हैं या अप्रभावी जीन भी होते हैं, प्रभावी एलील भी होते हैं, अप्रभावी एलील भी होते हैं, ये एक दूसरे को संदमित करते हैं प्रबलता में। और लास्ट है प्रभाविता में क्या होता है, F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक अनुपात है उसमें कमी नहीं आती। अर्थात फिनोटाइप यहाँ पर ज़्यादा प्रकार के देखने को मिलते हैं, यहाँ पर फिनोटाइप हमें कम प्रकार के देखने को मिलते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं गोल एवं पीले बीज और झुर्रीदार एवं हरे बीज में जब हम संकरण कराते हैं तो यहाँ पर गोल एवं पीले बीज वाला पौधा देखने को मिलता है जिसमें हम स्वपरागण कराते हैं। तो इस तरह से हमें F2 जनरेशन में 4 फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर गोल व पीले बीज वाले पौधे, झुर्रीदार एवं पीले बीज वाले पौधे, गोल व हरे बीज वाले पौधे, झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे, अर्थात 4 प्रकार के पौधे हमें देखने को मिलते हैं, 4 फिनोटाइप देखने को मिलता है यहाँ पर। जबकि प्रबलता में फिनोटाइप हमें केवल 3 प्रकार का देखने को मिलता है या 3 से कम प्रकार का देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पर फिनोटाइप का जो प्रकार है वो यहाँ पर घट जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रेसेसिव एपिस्टेसिस में F2 जनरेशन में 3 प्रकार का फिनोटाइप हम देख रहे हैं, जिसमें 4 एल्बिनो, 3 ब्लैक और 9 अगॉटी चूहे हम देख रहे हैं। वहीं डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हम देखते हैं कि मक्के में भ्रूणपोष का रंग, तो F2 जनरेशन में हम देखते हैं यहाँ पर 3 प्रकार का फिनोटाइप देखने को मिलता है, सफ़ेद भ्रूणपोष वाला मक्का, पीले भ्रूणपोष वाला मक्का और हरे भ्रूणपोष वाला मक्का। तो यहाँ F2 जनरेशन में हम देखते हैं प्रबलता में फिनोटाइप अनुपात कम हो जाता है, जबकि प्रभाविता में फिनोटाइप अनुपात में कमी नहीं आती है। तो आशा आपको ये समझ में आया होगा प्रबलता और प्रभाविता में अंतर। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।